बैक पर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की, जो कि हमने नॉर्सेट के लिए, MHSRB के लिए और जो HSSC जो हरियाणा वालों का पेपर उन सभी के लिए स्टार्ट की थी। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्लास आज क्लास नंबर 7 है, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट जो कल से आपकी क्लासेस रहेंगी, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि अभी तक हमने बॉडी के सिस्टम वाइज और जो सिस्टम वाइज बीमारियां होती हैं, डिसीज़ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग क्लासेस नहीं ली हैं। तो अब बहुत तरीके की क्लासेस आपको डेली रहेंगी। मॉर्निंग क्लास रहेगी जिसमें आपको सी सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बेस्ड पे रहेगी, और जो इवनिंग में रहेगी या फिर इवनिंग में 2 क्लास यदि ऐड की जाती हैं तो आपको बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंग की जाएंगी। मतलब पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली होंगी, आफ्टर दैट डिसीज़ कंडीशन वाली होंगी, ताकि आपको समझना इजी रहे दोनों चीज़ें। कल से वो आपकी 2 क्लास रहेंगी, इसीलिए आपकी आज की क्लास है जो मिस हो गई थी, ताकि आपकी जो नेक्स्ट अब अपकमिंग क्लासेस रहे उनको कंटिन्यू नंबर फर्स्ट ऐड किया गया है। द नर्स हु असिस्टेड द वजाइनल डिलीवरी ऑब्जर्व दैट आफ्टर द डिलीवरी umbilical cord lengthens and gusts of blood flow from the vagina. The uterus becomes firm like a hard walls. See document these observation as the sign of which condition. तो यहाँ पर एज अ नर्स आपने वेजाइनल डिलीवरी के लिए असिस्ट किया। क्या किया? वेजाइनल डिलीवरी के लिए असिस्ट किया। आफ्टर डिलीवरी आपने ऑब्जर्व किया कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बाहर की तरफ है और जो वेजाइनल ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, वहीं पे एक साथ इकट्ठा है, और यूट्रस है जो हार्ड बॉल्स की तरह हो गई है। तो ये क्या है? यूट्राइन अटोनी ही है, प्लेसेंटा प्रीविया है, हेमेटोमा है, या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन है। तो यूट्राइन अटोनी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। वो इसलिए होगी, जिसको हम पोस्टपार्टम कंडीशन कहेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज होता है PPH का यूट्राइन अटोनिसिटी। प्लेसेंटा प्रीविया में जब भी सेंट्रल पार्ट में प्लेसेंटा अटैच होना चाहिए, वहाँ ना अटैच होकर प्लेसेंटा नीचे की तरफ अटैच हो जाए, तो वो सिचुएशन कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया। फिर यहाँ पे आता है आपका प्लेसेंटल सेपरेशन, जो कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के यहाँ पे सभी साइन बताए गए हैं। तो सभी साइन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होता है प्लेसेंटल सेपरेशन और प्लेसेंटल एक्सपल्सन। तो यहाँ पर जो वेजाइनल डिलीवरी के बाद है, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग में है, ब्लड फ्लो ज़्यादा है वेजाइना के यहाँ पर, यूट्रस का शेप कैसा है? हार्ड बॉल की तरह हो गया है। तो ये सभी साइन है किसके? प्लेसेंटल सेपरेशन के। किसके? ये सभी साइन है प्लेसेंटल सेपरेशन के। नेक्स्ट वन इज विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन एट बर्थ इन न्यूबॉर्न फॉर्म। तो ये सबको पता है विटामिन के दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबी को। तो ये क्यों दिया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पे प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इंक्रीज द इम्यूनिटी, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, या फिर करेक्ट कंजेनाइटल डिफेक्ट। तो CDC के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, CDC के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर विटामिन के है जो क्यों दिया जाता है, या फिर WHO के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो विटामिन के दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबी को ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए? ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन के न्यूबॉर्न बेबी को ही क्यों दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है एक्सेसिव ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। और एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए विटामिन के न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी क्यों नहीं बनाएगी, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में एडुकेट अमाउंट में नहीं रहेगा, क्योंकि जब जो बेबी है गर्भाशय में रहेगा, यूट्रस में रहेगा, तो बेबी की जो इंटेस्टाइन है, वॉवल्स हैं, वो क्या है? बिल्कुल क्लियर हैं। क्या है? बिल्कुल क्लियर है, स्टेराइल है। जब वॉवल्स स्टेराइल हैं, आते हैं स्टेराइल कंडीशन में, तो वहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, और जिन फ्लोरा की ज़रूरत पड़ती है विटामिन के को बनने के लिए, वो न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में नहीं रहेगा। इसीलिए एज सून एज आफ्टर द बर्थ विटामिन के का इंजेक्शन बेबी को दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विटामिन के का इंजेक्शन यदि बच्चे का वजन 1 kg है तो कितना दिया जाएगा? बच्चे का वजन 2 kg है तो कितना दिया जाएगा? फिर नॉर्मल बर्थ वेट होगा। तो यदि बच्चे का वजन 1000 ग्राम और उससे ज़्यादा है, तब आप 1 mg देंगे। कितना? 1 mg।
विटामिन के। लेकिन यदि 1000 ग्राम से कम है बच्चे का वजन, तब आप 0.5 हाफ डोज कर देंगे। याद रखना है। और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं जिनका वजन यदि 2.5 kg या फिर 1000 ग्राम से हम स्टार्ट करें, 1000 ग्राम से ज़्यादा है, तब आप विटामिन के का इंजेक्शन उसको कितना देंगे, 1 mg। लेकिन यदि बच्चे का वजन बहुत ही 1000 ग्राम से भी कम है, तब आप उसको 0.5 mg देंगे, वो भी इंट्रामस्कुलरली। सेकेंड थिंग, ऐसे ही आपको हेपेटाइटिस बी में याद रखना है कि यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम होता है तो जो एट द टाइम ऑफ बर्थ विटामिन के दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो विटामिन के की तो क्राइटेरिया हो गई कि 1000 ग्राम से कम है तो 0.5 mg IM दे दें, और यदि 1000 ग्राम से ज़्यादा है तो आप 1 mg दे दें। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी में भी किया जाता है कि यदि बच्चे का वजन 2 kg से कम है तब हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं दिया जाता है। वेट एंड वॉच किया जाता है कि जब बच्चे का वजन 2 kg क्रॉस कर जाएगा तब आप उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो दे सकते हैं। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो याद रखना है। आपको हो सकता है एग्जाम में पूछें कि विटामिन के का इंजेक्शन न्यूबॉर्न बेबी में क्यों दिया जाता है। तो ब्लीडिंग का तो आपको पता है, सबको ऑलमोस्ट पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक शॉर्ट नोट लिखा हुआ है आप इसको एक बार ज़रूर रीड आउट कर लें। वो इसलिए दिया जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी की जो बाउल्स हैं आते हैं क्या है, बिल्कुल क्लियर है, स्टेराइल है, कोई बैक्टीरिया जो फ्लोरा जिसकी ज़रूरत है विटामिन के को बनने के लिए मुहैया ही नहीं, इसीलिए आप उसको बाहर से एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इनमें से प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या फिर फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो यहाँ पर जो टोटल हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जो नहीं है वो इन्वायरमेंटल हाइजीन। क्या है? इन्वायरमेंटल हाइजीन ही रहे। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर याद रखें, प्रिंसिपल अलग पूछे जाते हैं और एलिमेंट्स अलग पूछे जाते हैं। तो प्रिंसिपल पूछें तो आपको कहना है इक्विटल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड फोकस ऑन प्रिवेंशन। लेकिन यदि आपको बात की जाती है एलिमेंट्स की तो टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट, ड्रग अवेलेबिलिटी। प्राइमरी हेल्थ केयर कब लाया गया था? 1978 में अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन यदि पूछी जाए तो प्राइमरी हेल्थ केयर को ही एसेंशियल हेल्थ केयर भी कहा जाता है। पूछ सकते हैं एसेंशियल हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर। 1978 में अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत इसको लाया गया था। 8 एलिमेंट्स होते हैं इसके, मेनली एलिमेंट्स या फिर आपको प्रिंसिपल ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स। तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन PRM की कंडीशन यदि होती है तो इसका मतलब क्या है? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉर मोर देन 24 आवर्स बिफोर डिलीवरी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर 37 completed week of pregnancy, rupture of membrane beyond 37 week of pregnancy but before onset of labor, या फिर rupture of membrane beyond 28 week of pregnancy but before onset of labor। तो प्रीमेच्योर मतलब टाइम के पहले, प्रीमेच्योर का मतलब क्या होगा? टाइम के पहले। 37 वीक तक तो क्या हो जाएगा? पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रीमेच्योर मतलब टाइम के पहले, तो यहाँ पर टाइम के पहले क्या हो गया? 28 हफ्ते के पहले। लेकिन लेबर पेन आने के 28 वीक के बाद, लेकिन लेबर पेन आने के पहले ही जब जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे केस में एज सून एज पॉसिबल होता है कि डिलीवरी करवाई जाए। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ वाइसोप सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम। तो वाइसोप सर्वाइकल राइपनिंग सिस्टम होगा तो इसमें स्कोरिंग सिस्टम में क्या इंक्लूड है? डायलिटेशन है, कंसिस्टेंसी, एफासमेंट है, सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हैं कि ऑल ऑफ दी अबव। क्या है? सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए सर्वाइकल डायलिटेशन होता है जो कि सेंटीमीटर में पूछ सकते हैं आपको। वाइसोप स्कोर में सर्वाइकल राइपनिंग के लिए तो जो सर्विक्स का डायलिटेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर तक जो मैक्सिमम होता है वो होगा। एफासमेंट होगा जो कि परसेंटेज में होगा, सर्विक्स कितनी फास्ट है।
सर्वाइकल कंसिस्टेंसी होगी, सर्वाइकल पोजीशन होगी, फीटल स्टेशन होगा। फीटल का हेड है जो पेल्विस बोन्स में किस तरीके से आ रहा है वो गए यहाँ पर। तो ये चीज़ें रहेंगी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग का क्वेश्चन वो है द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज है मैटरनल डेथ का डिलीवरी के टाइम पर, तो क्या है? इन्फेक्शन, सब इन्वल्यूशन, हेमरेज या फिर नन ऑफ दी अबव। तो मैटरनल डेथ को सबसे पहली चीज़ कंसीडर कब किया? कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने के 42 दिनों तक, मतलब कि जो परपीरियम पीरियड है उस तक, जो 6 वीक का पीरियड होता है उस तक यदि क्या हो जाए, माँ की डेथ हो जाए तो वो कहलाता है मैटरनल डेथ। कंसीव करने से लेके डिलीवरी के 42 दिनों के बाद तक यदि माँ की डेथ हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा? मैटरनल डेथ। अब यहाँ पे जो सबसे कॉमन कॉज है या फिर सबसे ज़्यादा रीज़न होता है मैटरनल डेथ का, वो होती है हेमरेज या फिर ब्लीडिंग। अब वो ब्लीडिंग या तो आपको ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम में हो सकती है, फिर पोस्टमार्टम हेमरेज के मतलब डिलीवरी के बाद हो सकती है, या फिर आपने कंसीव किया उस टाइम से लेके आपको ड्यूरिंग द आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है यदि उसमें किसी भी एंटीपार्टम हेमरेज केस में हो सकती है। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ब्लीडिंग है जो सबसे ज़्यादा रीज़न कंसीडर किया जाता है। अब ये पोस्टमार्टम जो ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपका आंसर होगा हेमरेज और ब्लीडिंग। अब यहाँ पे जो मैटरनल डेथ में हेमरेज होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज मेनली इसको हम कहेंगे, एक होता है एंटीपार्टम, दूसरा होता है एंटीपार्टम का मतलब बिफोर डिलीवरी के, इंट्रापार्टम ड्यूरिंग द डिलीवरी और पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद। तो पोस्टमार्टम हेमरेज यदि आपको आता है तो पोस्टमार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज होता है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। क्या? एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी, जिसमें विदिन 24 घंटे के अंदर, थर्ड स्टेज के बाद लेकिन 24 घंटे के अंदर 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो होगा प्राइमरी। और सेकेंडरी में आफ्टर 24 आवर के बाद होगा, जो कि 6 वीक तक चलेगी, तो क्या कहलाएगा? परपीरियल हेमरेज, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच। तो पीपीएच के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा मेडिसिन कौन सी यूज़ होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर मिथार्जिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीपीएच होता किस लिए है आपको ये पता होगा तब आप ड्रग बता सकते हैं। तो हो रहा है यूट्रस की एटोनिसिटी के कारण, और जब यूट्रस में एटोनिसिटी कब होगी? जब उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाएंगे। तो उनको प्रॉपर लाने के लिए आप जो मेडिसिन देंगे वो क्या होगी? ऑक्सीटोसिन। क्या होगी? ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन ही दिया जाता है पीपीएच को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा रहेगा? IgA, IgG, IgD या फिर IgM। तो सबसे ज़्यादा दो क्वेश्चन आते हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन के, एक तो है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है तो है IgG, फिर दूसरा होता है कि ब्रेस्ट मिल्क में तो होता है IgA। कौन सा? IgA। प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करता है तो वो है IgG। कौन है? IgG। IgE पूछे तो वो होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ है, लेकिन जिसमें आपकी डिसीज़ से रिलेटेड जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं उन सभी को कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन में यहाँ पे आपके लिए एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़े भी हुए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एपिडेमियोलॉजी। किसी भी डिसीज़ की फैलने से लेकर रोकने तक की जो पूरी सिचुएशन है वो किस में आएगी? वो कहलाएगी आपकी एपिडेमियोलॉजी। पैथोलॉजी में तो पैथोजन की स्टडी हो रही है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर सेल्स की होगी, साइटोलॉजी में सेल्स की स्टडी होगी। नेक्स्ट वन इज इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट, एस स्टैंड्स फॉर। तो हेड्स असेसमेंट किया जाता है एडोलेसेंट में
जो 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप है उसमें। तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है, सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एस का मतलब है हेड असेसमेंट में ऑल ऑफ दी अबव। हेड असेसमेंट में एच रिप्रेजेंट करेगा होम एंड एनवायरनमेंट, ई रिप्रेजेंट करेगा एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ए का मतलब है एक्टिविटीज़, डी से ड्रग्स, एस से सेक्सुअलिटी, सुसाइड होगा डिप्रेशन के कारण। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैक्सीन इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री विथ कन्वर्जन। यदि किसी बच्चे को कन्वर्जन्स की हिस्ट्री है तो क्या है जो यहाँ पे वैक्सीन नहीं देंगे। डिप्थीरिया दे देते हैं, पोलियो देते हैं, चिकन पॉक्स देते हैं, लेकिन जो नहीं दी जाती यदि किसी बच्चे को कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम है तो वो कि पर्ट्यूसिस, क्योंकि इसमें जो ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि और ज़्यादा कन्वर्जन्स को कॉज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो इसीलिए जिन बच्चों में कन्वर्जन्स की सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, उनको पर्ट्यूसिस वैक्सीन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रखी जाती है। नेक्स्ट वन इज इन एक्सरे द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड विद टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट अपीयर्स। यदि किसी बच्चे के लिए टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जो कि 4 सिचुएशन होती हैं, कंडीशन, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, तो जो एक्सरे है कैसा दिखेगा, कॉन शेप्ड, बूट शेप्ड, एप्पल शेप्ड की पी शेप्ड। बच्चे का हार्ट दिखेगा जब आप चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो होगा बूट के शेप में। देखिए हम बूट शेप में। तो 4 एबनॉर्मलिटीज़ होती है पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, VSD, ओवरराइडिंग अओर्टा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो 4 सिचुएशन से मिलकर बनता है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। और इस टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में जब भी आप बच्चे का चेस्ट एक्सरे करवाते हैं ऐसा देखने को मिलेगा बूट के शेप में, मतलब जूते के जैसा, इस तरीके से। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, आई थिंक नॉर्सेट 2020 में आया था, इमेज दी गई थी, वो पूछा गया था कि ये कौन सी क्या है। तो ये कहलाता है बूट शेप्ड हार्ट, जो कि देखने को मिलता है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। क्वेश्चन है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक नर्सिंग एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इन द मदर्स ब्लड इंडिकेट दैट डेवलपिंग बेबी हैज़। तो यदि आपका ब्लड सीरम टेस्ट किया जाता है तो उसमें यदि स्पेशली प्रेगनेंसी में अल्फा फीटोप्रोटीन AFP का लेवल हाई है, दैट मीन्स जो बच्चा है डेवलपिंग फीटस से बेबी, उसको कौन सी सिचुएशन डेवलप हो रही है वो यहाँ पर ये टेस्ट आपको प्रेजेंट करेगा यदि AFP का लेवल हाई है तो। ऑप्शन में NTD दैट मीन्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, डिलेड स्केलेटन डेवलपमेंट या फिर डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। तो यदि यहाँ पर हाई लेवल पूछते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल हाई होता है मदर के सीरम में और ब्लड में, तो क्या होगा, बच्चे को जो डेवलपिंग बेबी है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस है, NTD उसको डेवलप हो रहा है। और यदि हम इसी NTD को प्रिवेंट करना चाहते हैं डेवलपिंग बेबी में तो बिफोर कंसीव करने से पहले और कंसेप्शन के टाइम से ही माँ को क्या देना स्टार्ट करते हैं, फॉलिक एसिड, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूब होती है वो बनने में क्या हेल्प करेगा, फॉलिक एसिड। तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। और यदि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि लो लेवल है AFP का लेवल, यदि लो है, जो नॉर्मल रेंज है उससे कम है, तो क्या होगा, बेबी को डाउन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो 5th मंथ में एनोमली स्कैनिंग होती है जनरली उसमें सभी चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कैसे पता चलेगा, ब्लड सीरम टेस्ट से। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे कि NTD हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सभी 5th मंथ जो एनोमली स्कैनिंग उसमें भी पता चल जाती हैं, लेकिन जो AFP का लेवल यदि आपको बात की जाए तो ब्लड सीरम टेस्ट से ही ये पता चलेगा। फिर मैंने आपको बताया था क्वाड्रिपल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट और डबल मार्कर टेस्ट, सभी जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनके लिए किया जाता है। जो 2nd क्लास गायनिक की ली थी उसमें मैंने पूरे टेस्ट भी आपको बताए हुए थे, तो आप एक बार उस क्लास को भी देख लें। तो यहाँ पर अल्फा फीटोप्रोटीन में दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, लेवल हाई होगा तो NTD और लो होगा तो डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। नेक्स्ट वन इज आफ्टर डिलीवरी यूट्रस डिस्चार्ज सम ब्लड डेब्रिस एंड सेल्स, इट इज कॉल्ड लोचिया। इफ द लोचिया कलर इज रेड दैट मीन्स इट्स विच काइंड ऑफ लोचिया।
तो हमने पढ़ा है 3 टाइप का लोचिया होता है, रूब्रा, सिरोसा, अल्वा। अब यदि यहाँ पर रेड कलर का, दैट मीन्स क्या है, इनिशियल डे, जो स्टार्टिंग डिलीवरी के आफ्टर जो टाइम है उस टाइम का लोचिया है, क्योंकि डार्क रेड कलर का है तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा रूब्रा। क्या होगा ये, रूब्रा। यहाँ पर ये देखिए कुछ चेंजेस दिए हुए हैं लोचिया के टाइप में। ये क्या है, पोस्टम, जो आफ्टर परपीरियम पीरियड जिसको हम कहते हैं उसमें होगा ये सीक्रेशन। तो यहाँ पर यदि आपको पोस्ट नेटल पीरियड में या फिर हम ये कह सकते हैं परपीरियम पीरियड में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगे, तो वो होगा लोचिया। आपको मेन चीज़ इसमें याद रखना है, पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करना, लोचिया, सभी किस में आएंगे, पोस्ट नेटल या फिर परपीरियम पीरियड में। तो यहाँ पर लोचिया 3 टाइप का होता है, रूब्रा, सिरोसा, अल्वा। तो यदि डार्क रेड कलर यहाँ पर कहा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कि आफ्टर डिलीवरी जो डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना के थ्रू उसको यूट्रस से, वो क्या कहलाएगा, लोचिया। लेकिन रेड कलर है तो ये क्या है, हो गया रूब्रा। यदि रेड की जगह यहाँ पर पिंक येलो कहते तब हम क्या कहते, सिरोसा। और यदि व्हाइट कलर का कहते तो क्या होता है, अल्वा। नेक्स्ट वन इज विच साइन इज कंसिडर्ड एट द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी इनमें से कौन सा कहलाएगा, ऑप्शन में लाइटनिंग, क्विकनिंग, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर लाइटनिंग जो वेलकम साइन है प्रेगनेंसी का वो क्या है, वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होगा कि जब आफ्टर 38 वीक के बाद क्या होगा, यूट्रस डाउन साइड आएगा। पहले क्या होगा, अबव जाएगा, एक्सिफेस्टर्नम तक जाएगा, लेकिन लाइटनिंग में क्या होगा, यूट्रस है जो क्या होगा डाउन साइड, फंडल हाइट थोड़ी डाउन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, लाइटनिंग। और ये क्या है, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आता है क्विकनिंग। तो क्विकनिंग का मतलब होता है कि जो मदर को बेबी के फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो, तो जनरली ये 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होने लगते हैं मदर को। तो यहाँ पर ये भी आपको एग्जाम में आता है क्विकनिंग की फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर, इट्स नोन एज द क्विकनिंग। और वेलकम साइन क्या है प्रेगनेंसी में, लाइटनिंग। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम फॉल्स लेबर पेन भी कह सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे लेकिन ये फॉल्स लेबर के लिए होंगे, ना कि ट्रू लेबर के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द कॉज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो 10 to 13 ईयर के बीच में जो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है जनरली वो आएंगी यहाँ पर, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी और टीनेज प्रेगनेंसी। तो इनका कॉज सब होंगे, रीजन सब होंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है अर्ली मैरिज, रेप ऑफ माइनर्स, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेल एजुकेटेड फैमिली। तो टीनेज प्रेगनेंसी के कारण सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो अर्ली मैरिज मोस्ट कॉमन कॉज माना जाएगा, रेप ऑफ माइनर्स और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तीनों होंगे। क्या होंगे, तीनों रीजन होंगे टीनेज प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन जो नहीं होगा वो होगी वेल एजुकेटेड फैमिली, जो अच्छे पढ़े लिखे फैमिली होगी ना तो वो अर्ली मैरिज करेगी बिफोर 21 ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी गर्ल्स की एज कितनी रख दी है, 21 रख दी है। रेप ऑफ माइनर्स और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ी लिखी फैमिलीज ये नहीं करेंगी, तो यहाँ पर कॉज सब होंगे किसी एक को छोड़कर। तो यदि अंडर एज और टीनेज गर्ल की एज पूछी जाती है तो वो 13 से 17 साल। कितना, 13 से 17 साल की एज में जो गर्ल्स प्रेग्नेंट होंगी वो टीनेज प्रेगनेंसी या फिर अंडर एज प्रेगनेंसी में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच टाइट फोरस्किन कांट बी पुल्ड बैक ओवर द हेड ऑफ द पेनिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि ऐसी कंडीशन जिसमें फोरस्किन पेनिस पर क्या होगी, वापस रिट्रैक्ट नहीं होगी, उसके लिए क्या कहेंगे, फिमोसिस, हाइड्रोसील, एम्फोसील या फिर सर्कमसीजन। तो फोरस्किन कांट बी पुल्ड बैक रिट्रैक्ट ओवर द हेड ऑफ द पेनिस, दैट मीन्स से क्या है, फिमोसिस। फिर आता है क्या है, फिमोसिस है। याद रखना इतना, एक ही लाइन आपके लिए काफ़ी याद रखना, फोरस्किन कांट बी पुल्ड बैक रिट्रैक्टेड ओवर द हेड ऑफ द पेनिस। पूरा याद ना भी हो तो यहाँ पर फोरस्किन कांट बी पुल्ड बैक, पेनिस के ऊपर जो फोरस्किन है वो वापस नहीं जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फिमोसिस। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जनरली सर्कमसीजन करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोसील और ओम्फेलोसील, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो हाइड्रोसील का मतलब होगा स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, फ्लूइड कलेक्ट होगा टेस्टिकल के सराउंडिंग, तो क्या होगा, स्क्रोटम में जो स्वेलिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसील। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में जनरली 1 साल की एज के अंदर ही विदाउट ट्रीटमेंट के डिसअपीयर हो जाएगा। तो हाइड्रो का मतलब क्या होगा, फ्लूइड।
और सील्ड से यहाँ पर मतलब क्या है, स्क्रोटम के चारों तरफ स्वेलिंग होना। और ये क्यों होगी, क्योंकि टेस्टिकल के चारों ओर क्या हो गया, फ्लूइड कलेक्ट हो गया है। एम्फेलोसील का मतलब होगा बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वैली वॉल। एम्फेलोसील की इमेज आपको एग्जाम में आ सकती है, आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि ये है क्या। तो हाइड्रोसील का मतलब क्या होगा, स्वेलिंग इन द स्क्रोटम। क्या है, स्वेलिंग इन द स्क्रोटम। क्यों हो रही है, क्योंकि फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है टेस्टिकल के चारों तरफ। लेकिन ओम्फेलोसील डिफरेंट टर्म है। एम्फेलोसील का मतलब है कि बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल है यहाँ पर बर्थ डिफेक्ट होना, जिसके कारण इन्फेंट्स के जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन हैं, क्योंकि एब्डोमिनल वैली वॉल पर क्या है, डिफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगी, ऑर्गन बहुत ही थिन लेयर से कवर्ड रहेंगे, जो कि ट्रांसपेरेंट सैक हो सकता है, ओपन भी हो सकता है कभी भी, या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरे ऑर्गन दिखाई देंगे, जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और जो भी अदर ऑर्गन बेली लाइन से चिपके हुए होंगे, वो सभी यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर में दिखाई देंगे। तो ये क्या है, ओम्फेलोसील। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर ओम्फेलोसील की इमेज याद रखनी है। एग्जाम में मेनली आपको डायरेक्ट नहीं आता है क्वेश्चन, आपको इमेज दी जाती है और पूछा जाता है कि है क्या। नेक्स्ट वन इज, व्हाट ट्रीटमेंट मेथड आर यूज्ड टू ट्रीट फॉर एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। तो एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है। ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, इंजेक्शन, मिथार्जिन आईवी, मसाज ऑफ यूट्रस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मैं बता दूं कि एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस का मतलब होगा कि जो यूट्राइन मसल्स हैं उनमें इतनी टोन, दैट मीन्स इतनी टोन और पावर नहीं बची है कि वो वापस से क्या हो सके, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट हो सके। तो यहाँ पर एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस का मोस्ट कॉमन कॉज है जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है उसके लिए। और एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस के लिए हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो ऑक्सीटोसिन से, मिथार्जिन से और यूट्रस की मसाज करके सभी क्या हो जाएंगे, ट्रीट करने के लिए मेथड मानी जाएंगी। तो एटोनिसिटी क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है पीपीएच का। यदि एग्जाम में आपको आता है कि पीपीएच का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, तो वो है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, प्राइमरी एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। दूसरा है रिटेंड प्लेसेंटा, दैट मीन्स आफ्टर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा के कुछ बाइट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, वो क्या रह जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं यूट्रस में। तो यहाँ पर यदि प्राइमरी का पूछें तो एटोनिसिटी होगा, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। यदि सेकेंडरी पीपीएच का पूछें तो रिटेंड प्लेसेंटा। और मैनेज कैसे करेंगे हम एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस को, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से, मिथार्जिन से और यूट्रस की मसाज करके। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल दैट रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन सी सेल्स रिलीज होंगी, उगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी oocytes या फिर प्राइमरी oocytes। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन के टाइम पर जब एग रिलीज होगा तो कौन सी सेल है जो रिलीज होंगी, तो वो होंगी सेकेंडरी oocytes। क्या होंगी, सेकेंडरी oocytes, जो कि इमेच्योर ओवम है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सी सेल रिलीज हो रही है ओव्यूलेशन में, सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट वन इज, और सेकेंडरी oocytes या फिर ओवम जिसको हम कहेंगे, तो सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट वन इज, ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑर्गन सीक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 6 वीक में कौन सा ऑर्गन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। ऑप्शन में अम्बिलिकस, डेसिडुआ, प्लेसेंटा या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम के लिए, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है, डेसिडुआ। और यहाँ पर जो प्लेसेंटा क्या है, ये परमानेंट ऑर्गन नहीं है, टेम्पररी ऑर्गन होगा, जो कि मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन रखेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट 6 वीक में जो ऑर्गन सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ओवरी से होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन। आफ्टर 6 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो फर्स्ट 6 वीक तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन आफ्टर 6 वीक है जो कौन, ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लगेगा, प्लेसेंटा है जो इस हार्मोन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट वन इज, PGE1 इज ऑल्सो नोन एज। तो PGE1 का दूसरा नाम क्या है, डायनोप्रोस्टोन, डेनोप्रोस्ट, मिफेप्रोस्टोन या फिर मीजोप्रोस्टोल। ये सभी हैं जो गायनिक में यूज होने वाली मेडिसिन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि PGE1 का जो फुल फॉर्म है
वो क्या है, या फिर PGE1 को और किस नाम से हम जानते हैं? तो PGE1 क्या है? यह है मीजोप्रोस्टॉल। क्या है? मीजोप्रोस्टॉल, जो कि जनरली अबॉर्शन के लिए भी यूज़ की जाती है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी यूज़ की जाती है। इसके अलग अलग यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 ये क्या है? यहाँ पर मीजोप्रोस्टॉल। नेक्स्ट वन इज अ वुमेन हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। तो ऐसी लेडी जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी? नल्लीपैरा, नल्लीग्रेविडा, प्रीमीपैरा या फिर मल्टीपैरा। तो ऐसी वुमेन जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी? नल्लीपैरा। क्या होगी? नल्लीपैरा। और नल्लीग्रेविडा का मतलब होगा कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। यहाँ पर नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट मीन्स प्रेग्नेंट हुई है लेकिन उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। हो सकता मिड प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो गया हो, लेकिन नल्लीग्रेविडा का मतलब होगा कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्रीमीपैरा का मतलब होगा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। मल्टीपैरा का मतलब होगा मोर देन 1 और 2 टाइम से भी ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है। तो पैरा जुड़ जाता है, दैट मीन्स बच्चे को जन्म नहीं दिया है। ग्रेविडा का मतलब होगा कि प्रेग्नेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो सर्विक्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन या फिर क्विकनिंग। तो सर्विक्स का एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन। अब यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं क्या है? प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के, जो कि एग्जामिनर नोट करेगा। 3 टाइप के साइन पढ़े हमने। फर्स्ट आता है प्रिजम्पटिव, जो कि हम प्रिज्यूम करेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं, उसमें एमनोरिया आ जाएगा, हो सकता है प्रेगनेंसी हो या ना हो। दूसरे आते हैं प्रोबेबल, जो कि एग्जामिनर नोट करेगा। फिर आते हैं पॉजिटिव, जो कि कन्फर्मेटरी साइन है, जो प्रेगनेंसी के माने जाएंगे। तो यहाँ पर गॉडेल साइन का मतलब क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। चैडविक का मतलब होता है ब्लूइश और ब्लूइश कलर ऑफ वेजाइना और सर्विक्स, जो कि बहुत ज़्यादा वेस्कुलाइजेशन के कारण होगा। हैगर साइन का मतलब होगा सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या है? हैगर साइन। और यहाँ पर फिर आता है बलोटमेंट। क्या है? बलोटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ डायग्नोसिंग द प्रेगनेंसी in which the uterus is pushed with a finger to feel whether a fetus moved away and returns again। तो ये क्या है? बलोटमेंट। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन 1 आयरन टैबलेट फॉर मदर इज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने आपको 2 दिन पहले की क्लास में आप देखिए तो मैंने वहाँ पर आपको WIFS और आयरन एनीमिया मुक्त प्रोग्राम है जो बताया था, उसमें चीज़ें बताई थी आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एलिमेंटल आयरन का कितना अमाउंट होगा? एक जो आयरन की टेबलेट होती है मदर को दी जाती है, ऑप्शन में 60 mg, 60 ग्राम, 50 ग्राम या फिर 50 mg। तो जो एलिमेंटल आयरन होता है उसमें 1 टेबलेट में कितना अमाउंट होगा आयरन का? तो वो होगा 60 mg। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बलाइकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। तो ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें क्या है? अम्बलाइकस इंसर्ट है कहाँ से? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से। जनरली सेंटर से होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट हुई है, तो ये क्या कहलाएगा? बेटलडोर, प्लेसेंटा प्रीविया, वेलामेंटस इंसर्शन या फिर मार्जिनल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में चारों ऑप्शन में से 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट आप क्वेश्चन समझिए कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें अम्बलाइकस कहाँ से इंसर्ट हुई है? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से, सेंट्रल पार्ट से होना चाहिए, जो कि कहाँ से हुई है? मेम्ब्रेन से, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन से इंसर्ट हुई है, तो क्या कहलाएगा? बेलामेंटस इंसर्शन। क्या हो गए? बेलामेंटस इंसर्शन। इस तरीके से नॉर्मली प्लेसेंटा में कहाँ से होगी? सेंटर पार्ट से, लेकिन ये देखिए मेम्बर्स जो मेम्ब्रेन से ही क्या हो रही है? इंसर्ट हो रही है। कॉर्ड कहाँ से इंसर्ट हो रही है? फीटल मेम्ब्रेन के यहाँ से ही प्लेसेंटा में इंसर्ट हो रही है। 2 सरफेस होती है, फीटल, मैटरनल, लेकिन यहाँ पर देखिए बाहरी साइड से ही मेम्ब्रेन से ही अटैच होती हुई इंसर्ट हो रही है कॉर्ड। तो ये क्या है यहाँ पर? बेलामेंटस इंसर्शन। अब आता है प्लेसेंटा मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन। तो इसमें अम्बलाइकल कॉर्ड कहाँ से?
प्लेसेंटा के सेंटर पार्ट से ना लेके जो मार्जिन है, साइड में मार्जिन है वहाँ से ही इंसर्ट होगी, तो क्या है मार्जिन। जब यहाँ पर कॉर्ड है कहाँ से इंसर्ट होगी, द कॉर्ड कैन बी इंसर्टेड एज क्लोज टू 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर एज ऑफ द प्लेसेंटा का मतलब है मेम्ब्रेन से इंसर्ट होती है, तो ये क्या होगा वेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज गिवन टू इम्प्रूव द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाती है, बेबी एक्सपल्सन स्टेज, जो कि कंप्लीट 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके बेबी एक्सपल्सन की स्टेज है, वो क्या है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही प्रॉपर इम्प्रूव्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन, जो कि पीपीएच को भी प्रिवेंट करेगा, प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जिससे बेबी की वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल रहेगी। तो यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज एक्टिव टिल। तो प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम कब तक एक्टिव होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, ओवरी का पार्ट है। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा, 6 to 10 वीक्स, 12 to 14 वीक्स, 16 to 18 वीक्स या फिर 20 to 25 वीक्स। तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। और प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा, 12 to 14 वीक्स के, क्योंकि आफ्टर द क्या कौन रिलीज करेगा, यही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, तो करेगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्री टर्म लेबर इज। प्री टर्म लेबर का मतलब है कि बिफोर 37 वीक के जो लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिलीवरी होगी, वो क्या है प्री टर्म लेबर। तो प्री टर्म लेबर को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा है जो एक सेंसिटिव मार्कर होगा, सर्वाइकल लेंथ, सीरम फेरिटिन, फर्निंग टेस्ट या फिर फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर फर्निंग टेस्ट और फाइब्रोनेक्टिन दोनों एग्जाम में आपको आते हैं। तो यहाँ पर फर्निंग टेस्ट भी प्री टर्म लेबर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फर्निंग टेस्ट जनरली ओव्यूलेशन के लिए किए जाते हैं, फर्टिलिटी के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करने के लिए कि प्री टर्म लेबर हो सकता है, वो क्या है फाइब्रोनेक्टिन, क्या है एक बायोकेमिकल मार्कर है जो कि प्रिडिक्ट करने के लिए, दैट मीन्स कि बिफोर 37 वीक के भी डिलीवरी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा बायोकेमिकल मार्कर और सेंसिटिव मार्कर हो जाएगा फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, फाइब्रोनेक्टिन। नेक्स्ट वन इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। तो एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मदर्स प्लाज्मा, फीटल प्लाज्मा, फीटल यूरिन या फिर मदर्स यूरिन। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, फीटल यूरिन, क्या होगा फीटल यूरिन। और जो पॉलीहाइड्रोमनियास का मेन रीजन क्या होता है, वो होता है फीटल डायूरेसिस। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है कि फीटल यदि बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमनियास का मेन रीजन माना जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टासाइड पर डे इज। तो प्रोजेस्टासाइड क्या है, हार्मोनल आईयूसीडी है। तो प्रोजेस्टासाइड है जो पर डे कितना हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी, 20 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी। तो प्रोजेस्टासाइड पर डे रिलीज करेगा। ये देखिए डिवाइस है एक आईयूसीडी जो कि हार्मोनल आईयूसीडी है। तो पर डे यदि प्रोजेस्टासाइड की बात की जाए तो पर डे 65 म्यूजी, करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका 65 म्यूजी, 65 म्यूजी पर डे प्रोजेस्टासाइड रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अब यहाँ पर टोटल इसमें कितना प्रोजेस्टासाइड में हार्मोन होगा, तो प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग आईयूसीडी या फिर प्रोजेस्टासाइड, तो यहाँ पर प्रोजेस्टासाइड कितना रिलीज करती है, 30 mg प्रोजेस्टेरोन इसमें टोटल रहेगा, जिसमें से 65 म्यूजी हार्मोन है पर डे रिलीज करेगी। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है कि प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करेगी, तो म्यूकस का, थिक म्यूकस प्लग का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी सर्वाइकल ओस के यहाँ पर, जिससे स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, स्पर्म ओवम के लिए है जो सर्वाइकल ओस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोजेस्टासाइड है क्या करेगी, म्यूकस का वहाँ पर थिक प्लग है जो बना देगी।
पर डे यदि टोटल पूछे प्रोजेस्टासाइट में तो 38 mg, पर डे रिलीज पूछे तो 65 μg। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है इसमें, तो वो है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आईयूसीडी है। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जर्म सेल ट्यूमर्स एक्सेप्ट, तो सभी जर्म सेल ट्यूमर्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मीजोनेफ्रिक ट्यूमर्स, टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा या फिर एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या है मीजोनेफ्रॉइड ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर कौन कौन से हैं यहाँ पर, टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस, इनके नाम आप याद रखें वही काफ़ी हैं आपके लिए। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, पॉली एम्ब्रियोमा, कोरियो कार्सिनोमा एंड मिक्स्ड फॉर्म्स। लेकिन मीजोडर्मल के नाम आप याद रखेंगे जिसको हम एपिथेलियल ट्यूमर भी कह सकते हैं। तो जर्म सेल का मतलब है यहाँ पर ऐसे ट्यूमर्स जनरली, और यहाँ पर मीजोनेफ्रॉइड पूछे तो एपिथेलियल ट्यूमर की जो जनरली कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि अनकॉमन ट्यूमर ऑफ ओवरी और हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉस्कोविट्ज रिपेयर इज डन फॉर, तो मॉस्कोविट्ज रिपेयर किसके लिए यूज किया जाएगा, बॉल्ट प्रोलैप्स, एंटेरोसील, क्रॉनिक इन्वर्जन ऑफ यूट्रस या फिर एडिनोमायोसिस। तो मॉस्कोविट्ज रिपेयर किसके लिए यूज किया, दैट मीन्स ट्रीट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए किया जाएगा। तो ये कंडीशन होगी एंटेरोसील, क्या होगी ये एंटेरोसील और स्मॉल बाउल प्रोलैप्स, जो कि एक पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स जिसको हम कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रोलैप्स के टाइप दिए हुए हैं। तो जब यहाँ पर नॉर्मल एनाटॉमी इस तरीके से होगी, यहाँ पर फर्स्ट इमेज देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रेक्टोसील, एंटेरोसील और सिस्टोसील। तो यहाँ पर जो एंटेरोसील है इसमें क्या होगा कि जो पेल्विक ऑर्गन है, एंटेरोसील में पूरे बाउल प्रोलैप्स या फिर पेल्विक ऑर्गन है, कहाँ पर प्रोलैप्स होते हैं, वेजाइना में, तो इसको हम क्या कहेंगे एंटेरोसील। अब यहाँ पर यदि ब्लैडर प्रोलैप्स होता है वेजाइना में तो यूरिन लीक होगी वेजाइना के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा सिस्टोसील। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इमेज देखिए ध्यान से कि यदि ब्लैडर प्रोलैप्स होगा वेजाइना में तब हम इसको कहेंगे सिस्टोसील। यदि यहाँ पर जो रेक्टम प्रोलैप्स होगा वेजाइना में उसको हम क्या कहेंगे रेक्टोसील। यदि पूरी यूट्रस प्रोलैप्स हो जाती है, वूम यूट्रस प्रोलैप्स होती है, तो हम इसको क्या कहेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर जो मॉस्कोविट्ज रिपेयर है इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी यूरेटर के यहाँ पर जो भी ऑर्गन प्रोलैप्स होते हैं उनको स्टिच करके रखा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज, तो ह्यूमन बीइंग में टोटल ड्यूरेशन प्रेगनेंसी की कितनी होती है, 10 लूनार मंथ, 280 डेज, 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी माने जाते हैं, क्या है ड्यूरेशन प्रेगनेंसी के सभी माने जाते हैं कि 10 लूनार मंथ, दैट मीन्स कि जो आप मंथ कैलकुलेट करेंगे वो होंगे 280 डेज जब माने जाएंगे, जब हम 4 वीक करके जो मंथ काउंट करेंगे यहाँ पर, फिर 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब एग्जाम में आपको GTPL स्कोरिंग पूछी जाती है, GTPL स्कोरिंग पूछी जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, G डिनोट करेगा ग्रेविडा को, दैट मीन्स वुमेन कितने बार प्रेग्नेंट हुई है, T रिप्रेजेंट करेगा कि टर्म प्रेगनेंसी कितनी हुई, आफ्टर 37 वीक के बाद कितनी डिलीवरी हुई है, तो वो किस में आएंगे टर्म प्रेगनेंसी में। बिफोर 36 वीक और आफ्टर 20 वीक के बाद जो डिलीवरी हुई है वो किस में आएंगे प्री टर्म में। अबॉर्शन का मतलब है कि कितनी प्रेगनेंसी 20 वीक के पहले ही क्या हो गई हैं, या तो अबॉर्शन हो गए हैं या फिर टर्मिनेट हो गई हैं। कितने लिविंग चिल्ड्रन हैं, अभी जिंदा बच्चे हैं लिविंग हैं, तो वो क्या है L में, तो क्या होगा GTPL स्कोरिंग। GTPL स्कोरिंग में आपको यदि G2 दे दें दैट मीन्स ग्रेविडा 2 टाइम्स, T1 दे दें तो एक टर्म प्रेगनेंसी हो चुकी है पहले, प्री टर्म P1 दे दें 2 दे दें दैट मीन्स प्री टर्म प्रेगनेंसी। अबॉर्शन में 0 कर दें दैट मीन्स कभी अबॉर्शन नहीं हुआ है। यदि प्रीमी पैरा है, प्रीमी ग्रेविडा है तो L में 0 कर दें तो क्या होगा लिविंग बच्चे अभी उसके नहीं हैं। नेक्स्ट वन इज Nagel's formula is used for calculation of EDD in pregnancy. What is the correct formula of EDD calculation? तो जनरली Nagel's formula यूज़ किया जाता है EDD को कैलकुलेट करने के लिए। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इन प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर EDD का करेक्ट फार्मूला क्या है,
ऑप्शन है यहाँ पर एड 7 days टू द फर्स्ट डे ऑफ योर LMP एंड सब्सट्रैक्ट 3 month। एड 3 days टू द फर्स्ट डे ऑफ योर LMP एंड सब्सट्रैक्ट 2 month। LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और LMP का फर्स्ट डे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो EDD कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फॉर्मूला मेनली यूज़ किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? एड 7 days टू द फर्स्ट डे ऑफ योर LMP। फर्स्ट डे ऑफ योर LMP का मतलब होता है कि जिस दिन आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ है उसका पहला दिन। मान लीजिए आपको डेट दी जाती है, आज है 28, क्या है 28 है आपके पीरियड्स, या फिर जिस भी लेडी को अपना EDD कैलकुलेट करना है तो 28 तारीख है यहाँ पर आज। तो 28 + 7 days और उसमें से 3 महीने रिजेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ योर LMP वॉज November 1 एंड EDD आपको निकालना है। तो आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नेगल्स फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, आपको डेट दी जाएगी कि LMP है 29 या फिर 28, कोई भी डेट दे देंगे। फिर आपको नेगल्स फॉर्मूला यूज़ करके जो EDD कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रोल ओवर टेस्ट इन प्रेगनेंसी परफॉर्म्ड फॉर डेवलपिंग ऑफ विच कंडीशन इन मदर। रोल ओवर टेस्ट प्रेगनेंसी में मदर में कौन सी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा? डायबिटीज़ मेलाइटिस, एक्लेम्पसिया, यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन। रोल ओवर टेस्ट किया जाएगा प्रेगनेंसी में, तो क्या कंडीशन डायग्नोस करने के लिए होगा मदर में? एक्लेम्पसिया के लिए। रोल ओवर टेस्ट सिंपल और इजीली क्लिनिकल टेस्ट है जो कि स्फेग्मोमैनोमीटर के थ्रू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए किया जाएगा। तो एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया दोनों टर्म आपको पता होंगे, लेकिन इसका बेसिक माइनर सा डिफरेंस आपको बता दें। तो एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया से किस तरीके से अलग है तो ये भी देख लीजिए। तो एक्लेम्पसिया में कभी भी प्री एक्लेम्पसिया में कन्वर्जन नहीं आते हैं। एक्लेम्पसिया एक जो इनके बीच का एक जो डिफरेंस है वो यही है। और इनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो क्या है? MgSO4 मैग्नीशियम टॉक्सिटी। और क्यों दी जाती है? एक्लेम्प्टिक फिट्स को प्रिवेंट करने के लिए। यदि इसका ओवरडोज होता है तो MgSO4 के ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए फिर क्या दिया जाता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। छोटे से टर्म से इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यदि इनके डेंजर साइन पूछते हैं एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया के तो हेडेक, ब्लड विजन, अपर एब्डोमिनल पेन। लेकिन इनमें प्रोटीनयूरिया, हाई ब्लड प्रेशर है जो रहेगा मेन इनके साइन है। इनके बीच का डिफरेंस पूछते हैं एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया से किस तरीके से अलग है। तो प्री एक्लेम्पसिया में कभी भी कन्वर्जन और जो एक्लेम्प्टिक फिट्स हैं वो नहीं आएंगे प्री एक्लेम्पसिया में, लेकिन एक्लेम्पसिया में आएंगे। अब MgSO4 टॉक्सिटी को चेक करने के लिए कि ओवरडोज हुआ है या नहीं तो क्या यूज़ किया जाता है? बर्प टेक्निक, BURP बर्प टेक्निक। तो इसका मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यूट्राइन आउटपुट डिक्रीज हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रही है, पैटलर रिफ्लेक्स क्या है? एब्सेंट है। तो यहाँ पर बर्प यदि पूछा जाता है कि बर्प टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है तो मैग्नीशियम सल्फेट की MgSO4 की टॉक्सिटी हुई है या नहीं उसके साइन चेक करने के लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द स्टेज ऑफ एक्लेम्प्टिक कन्वर्जन एक्सेप्ट। तो एक्लेम्प्टिक कन्वर्जन कब आएंगे? एक्लेम्पसिया की सिचुएशन में, हाई ब्लड प्रेशर होगा प्रेगनेंसी में तब। तो ये सभी स्टेज होंगी एक्लेम्प्टिक कन्वर्जन की किसी एक को छोड़कर। प्री मॉनिटरी स्टेज, टॉनिक स्टेज, क्लॉनिक स्टेज या फिर प्री मॉर्बिड स्टेज। तो एक्लेम्प्टिक कन्वर्जन की सभी स्टेज होंगी किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या होगी? प्री मॉर्बिड स्टेज। यहाँ पर ये देखिए प्री मॉनिटरी होगा, टॉनिक होगा, क्लॉनिक होगा और स्टेज ऑफ कॉमा। 4 स्टेज होती हैं। प्री मॉनिटरी स्टेज जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, मसल ट्विस्टिंग होगी, टंग लिम्ब सभी ट्विस्ट होंगे, आई वॉल्स है जो एक साइड या फिर दोनों साइड फिक्स्ड हो जाएंगी और ये कम से कम 30 सेकेंड तक रहेगी। टॉनिक में बॉडी में ट्रंक ऑफिस्टोटोनस जिसको हम कहेंगे वो देखने को मिलेगा, लिम्स और हैंड पूरे क्लेंच हो जाएंगे, साइनोसिस देखने को मिलेगा, आई वॉल्स फिक्स्ड रहेंगे और ये भी 30 सेकेंड के लिए रहेगी। फिर आती है क्लॉनिक स्टेज। क्लॉनिक स्टेज कितने 1 से 4 मिनट के लिए रहेगी और इसमें साइनोसिस धीरे धीरे चला जाएगा और लास्ट आती है कोमा की स्टेज। नेक्स्ट वन इज
The sebaceous gland which remain non-dominant in non-pregnant stage becomes hypertrophied during pregnancy is known as। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि sebaceous gland जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में क्या है, नॉन डोमिनेंट है, दैट मीन्स उतनी फंक्शनिंग में नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में यहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। तो वो क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, एक्सिलरी टेल, सेकेंडरी कोलाज्मा, फिर मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल। तो सेबेसियस ग्लैंड नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नॉन डोमिनेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है, यहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल, इस तरीके से जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉन पिगमेंटेड नोड्यूल्स रहेंगे एरियोला के चारों तरफ, जो कि सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे। तो ये क्या है यहाँ पर, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल। स्टीरिया ग्रेविडम स्ट्रेच मार्क है प्रेगनेंसी में होने वाले, इस तरीके से। लाइना नियाग्रा क्या है, जो ब्लैक लाइन होती है, क्या है, लाइना नियाग्रा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सरफेस एरिया एट द प्लेसेंटल साइट एंड हेल्पफुल इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, और यहाँ पर जो मैंने इमेज दिखाई है ये आप याद रखें, इस तरीके से इमेज देख, स्टीरिया ग्रेविडेरम है, जो ब्लैक लाइन दिख रही है क्या है, लाइना नियाग्रा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सरफेस एरिया एट द प्लेसेंटल साइट एंड हेल्पफुल इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो कौन सी यहाँ पर प्रोसेस है जो कि सरफेस एरिया को कम करेगी इस प्लेसेंटल साइट पर और प्लेसेंटा सेपरेट होगा। यूट्राइन डायलिटेशन, रिट्रैक्शन, एफासमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा यहाँ पर प्रोसेस होगी जिससे सरफेस एरिया कम होगा और प्लेसेंटल साइट से और प्लेसेंटा इजीली सेपरेट हो पाएगा, तो वो होगी रिट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। व्हेन प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द सेंटर इट इज नोन एज। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही दोनों मेथड पढ़ाई हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल रीजन से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेंटर पार्ट से यदि प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो कौन सी मेथड होगी प्लेसेंटल सेपरेशन की। डनकन मेथड, स्लट्ज मेथड, नेगल्स रोल या फिर जॉन्स मेथड। तो यहाँ पर जो मेथड होगी प्लेसेंटा सेंटर पार्ट से सेपरेट हो रहा है तो वो होगी स्लट्ज मेथड, और यदि यही पेरिफेरल वे से क्या होता, सेपरेट होता, तब हम कहते हैं इसको मैथ्यू। तो यहाँ पर डनकन मेथड कहेंगे कब, जब पेरिफेरल वे से सेंटर पार्ट पेरिफेरल रीजन से इस तरीके से होता, लेकिन ये सेंटर पार्ट से हो रहा है तो क्या है, स्लट्ज मेथड। यहाँ पर साइन यदि प्लेसेंटल सेपरेशन के 3 मोस्ट कॉमन साइन होते हैं, एग्जाम में दिए जाते हैं, क्वेश्चन एक्सेप्ट करके आता है। तो यदि प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन कौन कौन से हैं, लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड आउटसाइड, यूट्रस बिकम्स फर्म एंड ग्लोबुलर, यूट्रस राइजेस इन द एब्डोमेन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूट्रस डाउन साइड जाएगा या ऊपर की साइड जाएगा, तो यूट्रस कहाँ पर जाएगा, एब्डोमेन की साइड, राइज होगा ऊपर की तरफ। गस ऑफ द ब्लड, क्या है, सभी गोल्डन और गोल्डन साइन है किसके, प्लेसेंटा सेपरेट होने के। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स एज पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन इज। तो प्रेगनेंसी में कौन सा स्ट्रक्चर है जो पावर हाउस का काम करेगा हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन में कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, ब्रेस्ट या फिर यूट्रस। कौन सा स्ट्रक्चर पावर हाउस का काम करेगा हार्मोन प्रोड्यूस करने में प्रेगनेंसी में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। कि ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें आपकी खुद की ही अच्छी सेल्स हैं, क्या होंगी, खुद की सेल्स खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है ये क्या होगा, डैमेज होगा या फिर इसकी धीरे धीरे कमी होगी। तो यहाँ पर डायग्नोस के लिए पूछते हैं कि एंड्रोफोनियम। यदि इसका मेन क्लासिकल साइन पूछते हैं तो होता है पिटोसिस, ड्रूलिंग आईलिड्स। क्या है इसके क्लासिकल साइन है, मसल्स वीकनेस। जब भी आपको ऑटोइम्यून डिसीज होती है सबसे पहले आपको मसल वीकनेस फील होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज इज एडवांटेजियस इन प्रिवेंटिंग सेरिब्रल एम्बोलिज्म इन पेशेंट विथ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन विथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्लॉट। अब यहाँ पर कहा है कि कौन सी थेरेपी एडवांटेज का काम करेगी कि पर्सन को हमें पहले से ही क्या है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्लॉट के साथ में। अब हमें यदि पर्सन को एमआई है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्लॉट है साथ में,
अब हमें पर्सन को सेरिब्रल एम्बोलिज्म होने से प्रिवेंट करना है, तो आप यहाँ पर उसको क्या देंगे? आयनोट्रोपिक इन्फ्यूज़न, एंटीकोआगुलेशन थेरेपी, बीटा ब्लॉकर्स या फिर लूप डायरेटिक्स। पर्सन को एमआई है, साथ में लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्लॉट भी डेवलप हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम उसको एम्बोलिज्म, सेरिब्रल एम्बोलिज्म का मतलब है कि जो ब्रेन की आर्टरीज है वहाँ पर क्लॉट ना पहुँच पाए, उसको होने से अब हमें रोकना है। तो इसके लिए हम क्या देंगे पर्सन को? एंटीकोआगुलेशन थेरेपी। क्या देंगे? एंटीकोआगुलेशन थेरेपी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बोसिस या फिर सिस्टमेटिक एम्बोलिज्म को यदि हमें प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पर हमें सेरिब्रल एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना है, तो या तो हम उस पर्सन को हेपेरिन और उसके साथ साथ वारफरिन देंगे एटलीस्ट 3 मंथ तक। ये क्या है, एक जो रूल्स होता है वो यहाँ पे बताया गया है कि यदि किसी पर्सन को एमआई है और हमें साथ में उसको क्लॉट होने से रोकना है या फिर एम्बोलिज्म होने से रोकना है, तो हम पर्सन को एंटीकोआगुलेटिव थेरेपी देंगे। और 2 तरीके के मेनली एजेंट यूज़ होते हैं, एक होता है हेपेरिन, दूसरा होता है वारफरिन। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है हेपेरिन वारफरिन के बीच का जो डिफरेंस बताती है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑलमोस्ट सभी आते हैं। हेपेरिन वारफरिन दोनों एंटीकोआगुलेंट एजेंट हैं, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो हेपेरिन है और जो वारफरिन है, तो यहाँ पर हेपेरिन को कभी भी ओरली नहीं दिया जाता। क्वेश्चन आता है आपको, वारफरिन को ओरल दे सकते हैं, हम हेपेरिन को नहीं देंगे, इसको आईवी ही देंगे। हेपेरिन कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। तो प्रेगनेंसी में यदि आपसे पूछें एंटीकोआगुलेटिव एजेंट जो कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, तो वो हेपेरिन। वारफरिन नहीं दे सकते क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके टेरिटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब बेबी को एनोमली डेवलप करने का काम कर सकता है। फिर हेपेरिन हमेशा रीनली किडनी के थ्रू एलिमिनेट होगा, लेकिन वारफरिन हेपेटिकली मतलब लिवर के थ्रू एलिमिनेट होगा। एंटीडोट हमेशा हर एक एग्जाम में आता है हेपेरिन वारफरिन का, तो हेपेरिन का पूछे तो प्रोटामाइन सल्फेट, वारफरिन का विटामिन के या फिर फाइटोमेनाडियोन। तो ये 4 तो आपको पूछते ही हैं। प्लेसेंटा को प्रेगनेंसी में कौन सा एंटीकोआगुलेंट दे सकते हैं, प्लेसेंटा को क्या क्रॉस कर सकता है, कौन सी मेडिसिन है यहाँ पर जो एंटीडोट पूछेंगे, या तो हेपेरिन का पूछ सकते हैं, वारफरिन का पूछ सकते हैं, या फिर रैपिड फास्ट तरीके से काम कौन करेगा, स्लो काम कौन करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर पर्सन में यदि यहाँ पर आपको ये नहीं भी हो कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हुआ है पर्सन को, लेकिन अब हमें उसमें क्या करना है, एमआई तो हुआ है, उसको हमें क्लॉटिंग या फिर सेरिब्रल एम्बोलिज्म होने से रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो क्या देंगे हम उसको? एंटीकोआगुलेटिव थेरेपी। नेक्स्ट वन, अब एंटीकोआगुलेटिव थेरेपी की जगह आपको या तो हेपेरिन दिया जा सकता है, वारफरिन लिख सकते हैं, या फिर कोई और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो मेडिकेशन है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए हेपेरिन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया विच हैज इंक्रीज्ड पोटेंशियल फॉर हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्षमता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कॉज करने की? HAI। एग्जाम में यदि आए तो मार्क कर दें आप, HAI का फुल फॉर्म हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर उन बैक्टीरिया के नाम है कॉमन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कॉर्नीबैक्टीरियम, क्लोरेस्टिडियम डिफिसाइल, एक्टिनोमाइसिस। तो एक्टिनोमाइसिस तो एक फंगस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। रिसेंट में आपने मायोसाइटिस जो नाम सुना था, फंगल इन्फेक्शन, आँखें काली हो रही थी, तो वही है। तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो है यहाँ पर क्लोरेस्टिडियम डिफिशियल। क्या है? क्लोरेस्टिडियम डिफिशियल, जो कि कॉमन स्पोर फॉर्मिंग और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होने का कारण बनेगा। आपने क्लोरेस्टिडियम परफ्रिंक्स पढ़े हैं, क्लोरेस्टिडियम टिटेनी पढ़ा है, ये है यहाँ पर क्लोरेस्टिडियम क्या डिफिशियल। जो क्लोरेस्टिडियम डिफिसाइल है, या फिर हम इसको क्लोरेस्टिडियम डिफिसाइल कोलाइटिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करने का काम करेगा, कहाँ पर? कोलोन में। क्लियर है? नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो कौन सा इन्फेक्शन है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण नहीं होगा? हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस डी? कौन सा इन्फेक्शन है जो यहाँ पर इन्फेक्शन है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण नहीं होगा या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा? तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी, जिसको तो ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस सी कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस डी हो सकता है, लेकिन कभी भी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण नहीं होगा, क्योंकि ये फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला वायरस है। क्लियर? फीको ओरल रूट से क्या ट्रांसमिट होगा? हेपेटाइटिस सी एंड ए। बाकी डी, बी, सी ये तीनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण डेवलप हो सकते हैं, कंटामिनेटेड ब्लड को इंजेक्ट करने से, इन्फ्यूज़ करने से हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस ई। क्लियर? नेक्स्ट इज इन अनकंट्रोल्ड फ्लैपिंग मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स एसोसिएटेड विथ पुअर हैंड राइटिंग इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? अनकंट्रोल्ड फ्लैपिंग मूवमेंट्स मतलब हाथों में बहुत ज़्यादा झटके टाइप से आपको लग रहे हैं, जैसे आपके हाथ फड़फड़ा रहे हैं, हिंदी में कहें तो फड़फड़ा रहे हैं, हिल रहे हैं, जिससे आप लिखने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, पेन ही नहीं आप प्रॉपर पकड़ पा रहे हैं, ट्रिमर्स टाइप से हाथों में हो रहा है आपको, तो ये किसके कारण होगा? हेपेटाइटिस के कारण, सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण, कोलिसिस्टाइटिस के कारण या फिर लिवर एब्सिस के कारण? किसके कारण ये प्रॉब्लम आपको डेवलप होगी? फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स या फिर फ्लैपिंग मूवमेंट्स ऑफ हैंड या फिर हाथों का ट्रिमर्स, ये होगा आपको सिरोसिस ऑफ लिवर के कारण। किसके कारण? सिरोसिस ऑफ लिवर। लिवर सिरोसिस के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिरोसिस ऑफ लिवर में आपका लिवर डैमेज होगा, जो टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में ही रह जाएंगे। जब भी कोई चीज़ आपकी बॉडी में इस तरीके से रह जाए तो वो कुछ ना कुछ तो अपने लक्षण दिखाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर अनकंट्रोल्ड फ्लैपिंग मूवमेंट, जिसको हैंड फ्लैप भी कहेंगे या फिर लिवर फ्लैप भी कह सकते हैं, एक क्या है, यदि यहाँ पर है तो इंसेफेलोपैथी के कारण हो सकता है। इसमें मेनली आपके जो नर्व कंट्रोल है वो क्या होगा? धीरे धीरे लॉस होगा। तो यहाँ पर ये जो होगा अकॉर्डिंग टू इन ऑप्शंस के हम जाते हैं तो वो होगा सिरोसिस ऑफ लिवर के कारण। इसको हम लिवर फ्लैप भी कह सकते हैं इनिशियली, यदि हम कहें क्या लिवर फ्लैप। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, और इसका जो टर्म यूज़ किया जाता है अनकंट्रोल्ड फ्लैपिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, जो कि किसके कारण हो रहा है? लिवर सिरोसिस के कारण या फिर कुछ और प्रॉब्लम के कारण, जिसमें आपके हाथों में कंट्रोल ना रह जाए, तो वो कहलाता है एस्ट्रेक्सिस। क्या है? एस्ट्रेक्सिस। नेक्स्ट वन इज एज अ प्रिवेंटिव मेजर अंडर द नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम, what should a community health nurse do at the sub-center level when any patient 30 years and above visit for routine treatment of any common ailments? तो यहाँ पर आपने नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत यहाँ पर एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स आप सब सेंटर पर हैं, तो वहाँ पर यदि कोई 30 साल या फिर 30 साल से ज़्यादा के मरीज आते हैं अपने रूटीन ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर आप उनको क्या कहेंगे? मेजर ब्लड प्रेशर एंड blood glucose by the strip method, investigate lipid profile, blood pressure and blood sugar, perform symptomatic investigation, counsel the patient about the prevention of diabetic and lifestyle modification। यहाँ पर देखिए पर्सन ओनली अपने चेकअप के लिए आया है, उसको ना तो डायबिटीज़ अभी है, मतलब अभी पर्सन को पता नहीं कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं। मान लीजिए मैं ही नॉर्मल चेकअप के लिए जाती हूँ, आप नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप मुझे क्या समझाएंगे? मेरा डायरेक्ट बीपी चेक करके, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करके, शुगर चेक करने लगेंगे कि लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कि आप मुझे बताएंगे कि आपकी लाइफस्टाइल के कारण आप डायबिटीज़ को होने से कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एज अ स्टाफ नर्स और कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर CHO के तौर पर आप सब सेंटर में हैं, तो यहाँ पर यदि कोई पर्सन 30 साल या फिर उससे ज़्यादा की एज का आता है, तो आप उसको काउंसलिंग करेंगे। क्या करेंगे? काउंसलिंग करेंगे, समझाने का काम करेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ से कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप अपनी
लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके घूमने जाएं डेली, शुगर खाएं लेकिन लिमिट में खाएं। ये सब चीज़ें बता के आप जेनेटिक्स के थ्रू होगा, कैसे होगा, क्या लक्षण होंगे, ये सब चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन मरीज को है ही नहीं तो आप उसके बारे में उसको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ना कि उसको सीधा बोल देंगे कि आपको डायबिटीज़ हुई है, चलो आपका ब्लड शुगर चेक किया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर आप काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, किसके लिए, कि हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज़, आपकी लाइफ स्टाइल से, आपके खाने पीने से, आपके रहन सहन से आप बदलाव लाके कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज अंडरटेकन इन द मोपिंग अप स्ट्रेटजी अंडर द पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम। मोपिंग अप स्ट्रेटजी लाई गई थी पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ पर इसका क्या एक्शन था? कंडक्टिंग पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन डे एवरी ईयर, monitoring OPP coverage at district level and below, conducting outbreak control for confirmed case, door-to-door immunization in high-risk district। जो मोपिंग अप स्ट्रेटजी यदि आपको पूछें तो किस प्रोग्राम के तहत लाई गई थी, तो मोपिंग अप स्ट्रेटजी लाई गई थी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। कब? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। तो अब यहाँ पर यदि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है तो एक इसका जो मेन एम होता है वो हमें क्या है, पोलियो से प्रिवेंट करना होता है बच्चों को, हमारा मेन एम। तो यहाँ पर भी यही है कि जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलियो वायरस के कारण पोलियो डिसीज़ हो रही है, वहाँ पर हमें जाके क्या करना, डोर टू डोर जाके इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है अकॉर्डिंग टू मोपिंग अप स्ट्रेटजी, जो कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत लाई गई थी। तो यहाँ पर मोपअप कैंपेन लाया गया था। मोपिंग का मतलब ही क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जहाँ पर ज़्यादा पोलियो हो रहा है, वहाँ पे जाके आपको डोर टू डोर जाके इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। क्लियर? नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन इन केस ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम 2nd and 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन। यदि बच्चा 2nd और 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, सफ़र कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू केयर गिवर। ये आप बच्चा यदि क्या है, हेल्दी है या फिर 1st डिग्री में है, तो आप करेंगे उसको प्रोवाइड सप्लीमेंटल थेरापीटिक न्यूट्रिशन, रिकमेंडेड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन एंड रिकमेंडेड पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो यदि बच्चा यहाँ पर 2nd और 3rd डिग्री में है तो आप उसको थेरापीटिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर गोम्स क्लासिफिकेशन का दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू गोम्स क्लासिफिकेशन क्या होगा। मैंने आपको 2 दिन पहले ही ये पढ़ाया है गोम्स क्लासिफिकेशन पूरा। तो यहाँ पर सप्लीमेंटेशन थेरापीटिक न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड करवा सकते हैं यदि बच्चा क्या है, 1st and 2nd डिग्री 2nd और 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन में। 1st डिग्री में तो 75 से 90 ही होगा, मतलब पर्सन को आप नॉर्मल खाना के बारे में थोड़ा बहुत और ज़्यादा जानकारी दे के ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनल रिपोर्ट ऑफ एन एपिडेमिक आउटब्रेक एज अ कंट्रोल मेजर। तो फाइनल रिपोर्ट आप यदि बनाते हैं एपिडेमिक आउटब्रेक की, किसी भी डिसीज़ के फैलने की, तो कैसे बनाएंगे? स्ट्रेटजीज एंड मेथडोलॉजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन एंड सिम्टम, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, या फिर फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो यहाँ पर आप कंट्रोल करना है आपको। ऑलरेडी साइन सिम्टम देख लिए, फैल गया इन्फेक्शन, किससे फैला, सब कुछ हो गया। आप यदि अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं तो आप वहाँ पर अपनी मेथड्स और क्या आपने उन मेथड्स के थ्रू क्या प्लान करके क्या क्या चीज़ें करी हैं जिसके थ्रू आप उसको रोकने से भी कंट्रोल मेजर के तौर पे पूछा है आपको, तो आप कहेंगे स्ट्रेटजीज एंड मेथडोलॉजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यदि आपको कहते हैं कि हो रही है डिसीज़ तो आप एपिडेमियोलॉजी के तहत क्या कहेंगे? एपिडेमियोलॉजी के तहत आप साइन सिम्टम बताएंगे, होस्ट बताएंगे, एजेंट बताएंगे, इन्वायरमेंट बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको आप कंट्रोल केस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, आप उस पर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो आप स्ट्रेटजीज मतलब क्या क्या आपने प्लानिंग किया, क्या स्ट्रेटजी बनाई है, कौन कौन सी मेथड्स अपनाई हैं और उनका क्या रिजल्ट आपको निकल के आया है। नेक्स्ट वन, which of the following terms is used for a currently married couple where the wife is in the reproductive age group?
तो अभी रिसेंट में किसी की शादी हुई है, मैरिड कपल है, करेंटली मैरिड कपल है, उसकी वाइफ क्या है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब है 15 से 45 साल तक की एज ग्रुप की फीमेल। अब यहाँ पर वो कौन से कपल में आएंगे, एलिजिबल, टारगेट, प्रोटेक्टेड या फिर अनफिट कपल। तो यहाँ पर ये कहलाएंगे एलिजिबल कपल। किस में आएंगे, कहलाएंगे एलिजिबल कपल। एलिजिबल कपल का मतलब है फर्टाइल एज ग्रुप के कपल जो कंसीव कर सकते हैं इजीली, तो वो क्या है, एलिजिबल कपल होंगे 15 से 45 साल तक के। यहाँ पर इन्होंने कहा है कपल का मतलब है मेल फीमेल, कोई एक सिंगल लेडी तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकती है, इसीलिए क्या कहलाएंगे, एलिजिबल कपल और फर्टाइल कपल। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, और यदि एज ग्रुप पूछें तो वो होता है 15 से 45 साल तक का। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये क्वेश्चन हर एक नर्सिंग एग्जाम में अभी एट प्रेजेंट 2023 की बात करें तो उन सब एग्जाम्स में आ रहा है। बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी है, कॉपर टी, कॉन्डोम, प्रोजेस्टासाइड या फिर ओरल पिल्स। तो यहाँ पर जो बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की वो क्या है, वो है कॉन्डोम। क्या है, कॉन्डोम, डच कैप, ये सब किस में आएंगे, बैरियर मेथड में आएंगे और मैकेनिकल मेथड में। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो यहाँ पर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सी है, BCG, रूबेला, कोलेरा या फिर टिटनेस। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होगी यहाँ पर टिटनेस। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब होगा जो वायरस बैक्टीरिया पार्टिकल्स हैं वो जब बॉडी में उनको मारने के बाद आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो वो हो गए कौन सी वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन इन कोल्ड चेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इम्यूनाइजेशन से। आपको जो कोल्ड चेन का मतलब है यहाँ पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग होने से लेके पूरा ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हर एक जो पूरा बनने से लेके जहाँ तक पहुँचनी है वहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाती है कोल्ड चेन। तो वैक्सीन की स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एक आइडियल टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, -20 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस या फिर -15 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक कोल्ड चेन का आइडियल टेम्परेचर यदि आपको पूछते हैं तो वो होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। कितना, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एक क्या है, आइडियल टेम्परेचर है कोल्ड चेन का। तो कोल्ड चेन किसके लिए यूज़फुल होती है, वैक्सीन वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग होने से लेके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन होने तक, डिलीवरी होने तक, जहाँ तक वो वैक्सीन भिजवाई जानी है वो कहलाता है कोल्ड चेन। और इसका एक आइडियल टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस तक का। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो यहाँ पर मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, OPV, IPV, BCG या फिर MMR। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन की यदि हम बात करते हैं तो वो होगी यहाँ पर आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन यदि पूछें तो क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 दी जाती है, OPV, BCG एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन और विटामिन K का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इज। इस CHO का क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में जो पब्लिक हेल्थ टूल है वो कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ टूल कौन सा है, ORS थेरेपी, न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस, हेल्थ चेकअप्स या फिर इम्यूनाइजेशन। तो पूरे विश्व का यदि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल पूछें तो वो इम्यूनाइजेशन, क्योंकि इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम बहुत सारी डिसीज़ को होने के पहले ही रोक सकते हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन किया जाता है। जैसे कोविड फैला था उसके बाद वैक्सीन लग गई सबको, तो आपको इवन होता भी है तो उतने आपको बॉडी आपके उतनी ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाएगी क्योंकि आप क्या है, वैक्सीनेटेड है। वैसे ही पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ टूल है वो क्या है, वो है इम्यूनाइजेशन।